हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर और आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी मीडियम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए देखते हैं। अध्याय 3 कक्षा 10वीं और चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अच्छा, हम बारी बारी से एक एक डेफिनेशन देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दो चर। व्हाट डू यू मीन बाय दो चर? दो चरों का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं चर राशि। क्या समझते हैं? चर राशि। क्लियर है? चर राशियां क्या क्या होती है? बहुपद के परिचय में भी मैंने चर राशियों के बारे में भली भांति बताया है। एक बार फिर से मैं चर राशियों के बारे में रिवाइज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात हम जो यहां करेंगे, परिचय भाग 1, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम करेंगे कि चर राशियां क्या है। चर राशियां जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। क्लियर है? चर राशियां मतलब वेरिएबल। सबसे पहले हम चर राशियों के बारे में बात करेंगे कि चर राशियां होती क्या है। चर राशियां वे राशियां अब इसके बारे में डिटेल हमने बहुपद में बात कर ली थी, अब हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। वे राशियां जिनका मान बदलते रहता है। क्लियर है? वे राशियां जिनका मान बदलते रहता है चर राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? चर राशियां। क्लियर है? जैसे अब कैसे बदलता है? इन्हें अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों x, y एवं z आदि से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आदि से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि x, z इन्हें अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल x और y या z ही चर राशियां होगी, वेरिएबल्स होंगे। t भी हो सकता है, s भी हो सकता है। जो भी इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी होगी वो क्या रहेगी? आपकी चर राशियां। क्लियर है? जैसे कोई इक्वेशन दी है 2s प्लस 4t इज इक्वल टू 0, तो इसमें s और t अज्ञात राशियां है, चर राशियां है। इनका मान बदलते रहता है। आइए हम देखते हैं कैसे बदलते रहता है। बहुपद में भी हमने इस चीज का जिक्र किया था। वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू दैट हाउ द वेरिएबल चेंज। मतलब चर राशियों का मान कैसे बदलता है, वेरिएबल्स का मान कैसे बदलता है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है ना। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। ऐसे चर राशियों का मान प्रश्न की विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहता है। तो ये तो हमारे पास हो गई चर राशि। अब देखते हैं हम अचर राशि, है ना। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम किसकी? अचर राशि। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास अचर राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में गणित करते समय या गणितीय संक्रियाओं में, गणित के प्रश्नों में, गणित की मेथड में कभी नहीं बदलता, उन्हें क्या बोलते हैं हम? अचर राशियां। जैसे 1, 2, 3, 4 इनका मान कभी नहीं बदला। जब आप छोटे थे तब भी इनका मान 1, 2, 3 ही था। जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, समय के साथ इनका मान कभी नहीं बदला। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि समय आने पर 2 इज इक्वल टू 3 रख दिया। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि समय आने पर हमें अगर यदि आवश्यकता है तो हम 2 की जगह 3 रख दे, 4 की जगह 5 रख दे। ना। अर्थात अचर राशियों का मान कभी भी नहीं बदलता। तो वे राशियां जिनका मान कभी ना बदले या कभी नहीं बदलता,
ऐसी राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता अचर राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल है जैसे जैसे 1 2 3 4 पाई है ना, 2 पाई, क्लियर है, etc, इनका मान कभी नहीं बदलता, इनका मान कभी नहीं बदलता। ये क्या कहलाती है? अचर राशियां। इन्हें अंग्रेजी के प्रारंभिक अक्षरों A, B व C आदि से प्रदर्शित करते हैं। कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है कि केवल सिंबॉलिक वे में, मतलब जो संकेत रूप में दी गई राशियां अचर राशियां नहीं होती, चर राशियां होती है। नहीं, अचर राशियों को भी संकेत रूप में अंग्रेजी के प्रारंभिक अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास 2x धन 3y बराबरी से 4 एक समीकरण है, दो चर राशियों वाला समीकरण है। अगर हमें इसे मानक रूप में व्यक्त करना है तो हम इसे ax प्लस by इज इक्वल टू सी, या इसे मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक समीकरण है उदाहरण के तौर पर, है ना, उदाहरण के तौर पर हमारे पास समीकरण है 2x धन 3y धन 4 बराबरी से 0। ये है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। इसका मानक रूप यदि हमें लिखना है तो वो होगा ax प्लस by प्लस c बराबरी से 0। तो यहां हमने चर राशियों को संकेत रूप में लिखा। यहां पर हमारे पास x तो वेरिएबल है, चर राशि है, x क्या है? चर राशि है, x चर राशि है, y चर राशि है, c अचर राशि है। तो a बराबरी से हमारे पास 2 है जो कि अचर राशि है, b बराबरी से हमारे पास 3 है जो कि अचर राशि है, और c बराबरी से हमारे पास 4 है जो कि अचर राशि है। मतलब चर राशियों को भी, अचर राशियों को भी संकेत रूप में a b c से व्यक्त किया जा सकता है, और चर राशियां x y z से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम छोटे अक्षर ए बी सी ले, हम बड़े अक्षर भी ले सकते हैं, और एक्स वाई जेड भी बड़े या छोटे कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो ये था चर और अचर, क्लियर है। अब हमने बीजगणित के बारे में देखा था कि बीजगणित में समीकरण होते हैं, व्यंजक होते हैं। बीजगणित में हमने देखा था बहुपद में कि बीजगणित में हमारे पास समीकरण होते हैं और बीजगणित में हमारे पास क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। तो समीकरण और व्यंजक, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस देखा था हमने। तो बीजगणित में समीकरण और व्यंजक होते हैं जिसमें चर और अचर राशियां दोनों सम्मिलित होती है। तो समीकरण जैसे 2x 3y प्लस 4 बराबरी से 0, और व्यंजक 2x धन 3y, बस इसमें एक ही पक्ष होता है। ये व्यंजन एक्सप्रेशन है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। और ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन। आइए हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप देखते हैं। तो मानक रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? मानक रूप। आइए समझते हैं दो चर राशियों के बारे में हमने अभी देखा। चर मतलब x और y, दो हमारे पास चर है। यहां दो चर का स्पष्ट हमने व्याख्यान किया। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब वे समीकरण जिसमें चर राशियों की घात, वे समीकरण जिसमें चर राशियों की घात केवल एक हो, एक से अधिक ना हो। चर राशियों की घात केवल एक हो, उन्हें रैखिक समीकरण बोला जाता है। ऐसा क्यों? जब भी हम ऐसे समीकरण को ग्राफ पेपर पर शो करते हैं, हमें हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। समीकरण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें दायां पक्ष भी, इसमें बायां पक्ष भी है, इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है, इसलिए इन्हें समीकरण बोला जाता है। युग्म क्यों बोला? क्योंकि यह हमारे पास एक पेयर है, एक जोड़ा है, इसलिए युग्म बोला। दो चर, हमारे पास दो चर विद्यमान है, इसलिए हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण बोला। रैखिक क्यों? क्योंकि कोई भी समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो, उन्हें क्या बोला जाता है? रैखिक। समीकरण क्यों बोला? क्योंकि दायां पक्ष भी है, बायां पक्ष भी है, इसलिए समीकरण बोला। युग्म क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास जोड़ा है।
क्लियर है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो नाम है, चैप्टर का, अध्याय का जो नाम है, वो आपके जहन में एकदम क्लियर हुआ होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसे? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर इसे 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर इसे 0। क्लियर है? अब ये तो मानक रूप है। जैसे हमें एक इक्वेशन दी है, मान लो 2x धन 3y धन 4 बराबर इसे 0 एवं दूसरा समीकरण हमें दिया है 4x धन 5y धन 6 बराबर इसे 0। तो देखो a1 a2 क्या है? संकेत है अचर राशियों के, और xy क्या है? चर राशि है। ठीक है? तो यहां हमने देखा कि a1 के स्थान पर हमारे पास 2 है, b1 के स्थान पर हमारे पास कितना है? 3 है, एवं c1 के स्थान पर हमारे पास क्या है? 4 है। a2 के स्थान पर हमारे पास देखा हमने कितना है? 4 है। b2 के स्थान पर हमने देखा 5 है, और c2 के स्थान पर हमने देखा क्या है? 6 है। क्लियर है? तो ये मानक रूप है, और हमें जो समीकरण प्रश्नावली में दिए जाएंगे वो इस प्रकार दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब कुछ विशेष परिस्थितियां जो कि ग्राफिकल मेथड में देखेंगे, ग्राफी विधि में देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट, इसकी दो प्रकार की मेथड होती है बीजी विधियों में, है ना? बीजी विधि और ग्राफी विधि, दो प्रकार की विधियां इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की होती है। पहले नंबर पे ग्राफी विधि, पहले नंबर पे कौन सी? ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि की कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, ग्राफी विधि की कुछ विशेष परिस्थितियां होती है। तो परिस्थिति एक में हम देखते हैं कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब है अद्वितीय हल। इसका मतलब क्या है? अद्वितीय हल। क्लियर है? और रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। दोनों समीकरणों की रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। क्योंकि रैखिक समीकरण को ग्राफ पेपर पर शो करने पर, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने पर हमें एक सरल रेखा मिलती है, और हमारे पास समीकरणों के युग्म है, तो हमें एक समीकरण से एक रेखा, दूसरे समीकरण से दूसरी सरल रेखा प्राप्त होगी, और दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अद्वितीय हल होगा कब? जब हमें इस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा। क्लियर है? दूसरा, यदि विशेष परिस्थितियां, ग्राफी विधि की विशेष परिस्थितियां। दूसरा, यदि a1 अपॉन a2 बराबर हुआ b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं होगी समांतर। इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अर्थात इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तीसरी बात, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो इसका होगा अनंततः अनेक हल, है ना? अनंततः अनेक हल, और रेखाएं होगी संपाती। यही L1 होगी, यही L2 होगी। अभी L1 L2, ये L1 है और ये क्या है? L2 है। क्लियर है? अनंततः अनेक हल मतलब इनके बहुत सारे हम हल, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखने का तरीका, ये बराबर नहीं का चिन्ह अभी इन दोनों के बीच में है, फिर ये बराबर नहीं का चिन्ह थोड़ा आगे गया, फिर ये बराबर नहीं का चिन्ह निकल गया। तो सबसे पहला a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, अद्वितीय हल, रेखा होगी प्रतिच्छेदी। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 का, कोई हल नहीं, रेखा है समांतर होगी। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो अनंततः अनेक हल। तो ये था परिचय का भाग 1, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 3, कक्षा 10वीं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।